everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subject, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on rheology. We'll discuss the thixotrophy of pseudoplastic, plastic and dialent system. So anyways, let's start with the introduction of thixotrophy. That is, what is thixotrophy basically? So basically the न्यूटोनियन सिस्टम्स, जो न्यूटोनियन या नॉन न्यूटोनियंस होते हैं, उनमें जो आपका फ्लो होता है, ओके, वो एक स्टडी लेवल तक जो है कांस्टेंट फेज में जाता है. ठीक है, मीन्स टाइम रिलेटेड, टाइम के अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे सीयर स्ट्रेस देते हो उसके अकॉर्डिंग जो है एक फिक्स टेम्परेचर में आपका टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप सीयर स्ट्रेस चेंज करते हो उनके विस्कोसिटी में चेंजेस आता है. लाइक आपको अगर हम बात करें न्यूटोनियन में तो खैर विस्कोसिटी आपका एज यूजुअल सेम रहता है, उसमें जैसा जैसा सीयर स्ट्रेस देते हो वैसे वैसे वो अपना रेट ऑफ शेयर उसका भागता है. नाउ नॉन न्यूटोनियंस के केस में क्या है, सीयर स्ट्रेस में आपका रेट ऑफ शेयर के साथ साथ विस्कोसिटी में भी चेंजेस आता है. सो बेसिकली आपका क्या है, एक टेम्परेचर अगर फिक्स, बिकॉज टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है, टेम्परेचर की वजह से आपका जो है विस्कोसिटी वो भी चेंज होता है. टेम्परेचर आपको कांस्टेंट है बिकॉज सारा चीज़ वेरिएशन में रखने से आपका जो है कैलकुलेशंस कभी भी एक जैसा नहीं आएगा. सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, बेसिकली आपको पता है जैसे कि आपका प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक्स वगैरह में क्या होता है, डायलेंट्स में भी है कि एक सीयर स्ट्रेस आप अप्लाई करते हो, टेम्परेचर फिक्स रहे, सीयर स्ट्रेस अप्लाई करने से रेट ऑफ शेयर तो खैर भागेगा ही, उसके साथ आपका जो विस्कोसिटी में भी चेंजेस आता है. सो बेसिकली आपका जो है ऐसा है नहीं, जैसे कि आपको प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक में पता है कि रेट ऑफ शेयर आप बढ़ाओगे विस्कोसिटी धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है, विस्कोसिटी थिन होने लग, मतलब आपका जो सिस्टम है वो लेस विस्कस होने लगता है एंड दस वो और उसमें रेट ऑफ शेयर ज़्यादा आता है, मतलब और स्मूथली वो फ्लो कर पाता है. डायलेंट में क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ने लगता है सीयर स्ट्रेस बढ़ाने से, दस उसका फ्लो जो है वो रेजिस्ट होने लगता है, ज़्यादा रेजिस्ट होता है डायलेंट के केस में. सो बट ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाते रहो सीयर स्ट्रेस एंड वो कंटिन्यूसली विस्कोसिटी में चेंजेस आता ही जाएगा. एक स्टडी टाइम होता है, स्टडी आप कह सकते हो स्टडी पीरियड होता है. उसके बाद मीन्स बेसिकली आपका क्या होता है, जैसे वो बढ़ता है वैसे ही वो घट भी सकता है. लाइक आप सीयर स्ट्रेस दे रहे हो तो धीरे 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 विस्कोसिटी घट रहा है स्यूडो एंड प्लास्टिक के केस में, स्यूडो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक के केस में. तो लाइक वाइज जैसे ही आप जो है सीयर स्ट्रेस देना छोड़ोगे तो वो वापस से जो है अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न आएगा, दैट इज़ अगेन वो गाढ़ा हो जाएगा. डायलेंट की बात करें तो डायलेंट सिस्टम में जैसे कि आप सीयर स्ट्रेस देते हो तो क्या होता है, वो अपना जो है धीरे धीरे और विस्कस होते जाता है. तो ऑब्वियसली जैसे आप सीयर स्ट्रेस देना छोड़ दोगे अगेन वो ओरिजिनली लेस विस्कोसिटी की तरफ उसका जो है आपका रिटर्न हो जाएगा, लेस विस्कस हो जाएगा. सो दस ये जो बिहेवियर होता है दैट इज़ टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप सीयर स्ट्रेस दे रहे हो उसके साथ वो बढ़ रहा है, सीयर स्ट्रेस देना छोड़ रहे हो अगेन वो रिटर्न आ रहा है. सो दैट पर्टिकुलर नेचर इज़ नोन एज थिक्सोट्रॉफी. इस बिहेवियर को जो है थिक्सोट्रॉफी कहा जाता है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरियस थिक्सोट्रॉफिक कैरेक्टरिस्टिक इन स्यूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक सिस्टम एंड देन आपका जो है डायलेंट सिस्टम. तो स्यूडो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक दोनों सिमिलर टाइप्स का ही होता है. दोनों के केस में ही जो है प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक को डिटेल्स में मैंने समझाया दोनों में क्या डिफरेंस है. जैसे कि स्यूडो प्लास्टिक आपका स्टार्टिंग से ही उसमें जो है आपका विस्कोसिटी चेंज होगा एंड वो मूव भी करेगा, आपका फ्लो करेगा. वही प्लास्टिक में क्या होता है, सर्टेन टाइम पीरियड तक आप कितना भी सीयर स्ट्रेस लगाओ, मतलब एक कांस्टेंट सीयर स्ट्रेस जब तक उसको आप नहीं दे रहे हो, मतलब पर्टिकुलर फोर्स जब तक नहीं उसको मिल रहा है तब तक वो मूव नहीं करता, हल्का बहुत सीयर स्ट्रेस से मूव नहीं करेगा. सफिशिएंट सीयर स्ट्रेस मिलने के बाद जाके उसमें मूवमेंट या मोबिलिटी या फ्लूइडिटी जो भी कहो वो स्टार्ट होता है. सो बेसिकली आपका यहाँ पर थिक्सोट्रॉफिक बिहेवियर किस तरह का होता है, जनरली प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक सिस्टम में तो विस्कोसिटी जो है ग्रेजुअली डिक्रीजेज. जैसे कि आपको पता है विस्कोसिटी, मैंने जैसे कि बताया विस्कोसिटी धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटते जाता है जैसे जैसे आप स्ट्रेस मतलब ज़्यादा फोर्स दोगे ज़्यादा वो जो है थिन आपका सिस्टम होता जाएगा. सो पर्टिकुलर टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे वही अगर आप सीयर स्ट्रेस रिलीव कर देते हो, छोड़ देते हो, विस्कोसिटी जो है वो आपका रीगेन हो जाएगा, मतलब ओरिजिनली जितना विस्कस था उतना ही हो जाएगा, बट तुरंत नहीं. ऐसा नहीं कि आपने सीयर स्ट्रेस देना छोड़ा और वो तुरंत गाढ़ा होना शुरू हो गया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो गाढ़ा होना स्टार्ट होता है. सो आपका जो है
दस ये जो टाइम है दैट इज़ नोन एज लैग टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम जिसके बाद वो अपना फेनोमेनन को स्टार्ट कर रहा है अगेन, सो दैट इज़ लैग टाइम। सो ये टर्म जो है थिक्सोट्रॉफी इसी फेनोमेना को दिया जाता है कि जो कि मैंने आपको बताया ही। सो इट मीन्स टू चेंज बाय टच, बिकॉज यहाँ पर आप जो है चेंजेस ला रहे हो, शियर स्ट्रेस अप्लाई करने से घट रहा है विस्कोसिटी, वही अप्लाई करना छोड़ देने से अगेन बढ़ जा रहा है। सो इस तरह का जनरली जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिवर्सिबल, अगेन वो रिवर्सिबली ट्रांसफर, रिवर्सिबल मतलब अगेन रिटर्न हो रहा है। सो इस तरह के रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोथर्मल बिकॉज ये आपका टेम्परेचर फैक्टर भी यहाँ इंक्लूड हो रहा है। सो आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है आपका जेल टू सॉल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जेल मतलब थिक से आपका थिन होना, बेसिकली आपका जेल टू सॉल का रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इस सिस्टम को कहते हैं। स्यूडोप्लास्टिक एंड प्लास्टिक को जेल टू सॉल रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। बिकॉज ये जो जेल मीन्स ये गाढ़ा, गाढ़ा से पतला हो जाता है जब शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो जेल से सॉल फॉर्म में जाता है, थिक टू थिन फॉर्म में ये जाता है, एंड अगेन जो है वो रिटर्न जो है थिक फॉर्म में वापस आता है। तो जेल टू सॉल बेसिकली ये जेल टू सॉल फॉर्म है, थिक टू थिन फॉर्म है। सो इसी में आपका जो है रिवर्सिबिलिटी होता है। लाइक जब आप शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हो जेल से वो सॉल फॉर्म में जाता है, अगेन जब शियर स्ट्रेस आप रिलीव कर देते हो इट अगेन रिटर्न बैक्स टू द जेल फॉर्म। सो रियोग्राम जस्ट इन सारे सिस्टम्स में अगर आप प्लॉट करोगे शियर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, तो हिस्टेरेसिस लूप जो है वो जनरली ऑप्टेन होता है, वो मैं इमेज में आपको दिखा दूंगी। सो एज द सीयरिंग स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, बेसिकली आपका सीयर स्ट्रेस जब आप लगाओगे तो एक अप कर्व आपको जो है दिखेगा, मीन्स एक कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वही जब आप सीयर स्ट्रेस देना छोड़ देते हो तो डाउन कर्व आपको मिलेगा, दैट इज अगेन वो रिटर्न हो रहा है, वो आपको कर्व नजर आएगा। हाइवर लेकिन आपका न्यूटोनियन सिस्टम्स की तरह यहाँ थिक्सोट्रॉफी नहीं होता है। लाइक आपका जैसे कि मैंने बताया न्यूटोनियन सिस्टम में क्या होता है, जैसे जैसे आपका आप स्ट्रेस देते हो शियर स्ट्रेस वो अपना मूव करता है, जैसे शियर स्ट्रेस देते हो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम वो अगेन उसका मोबिलिटी जो है वो रुक जाता है, मतलब उसका फ्लूइडिटी रुक जाता है, बिकॉज वहाँ विस्कोसिटी तो फैक्टर नहीं, बट यहाँ पे विस्कोसिटी भी चेंज होता है, दस एक लैग टाइम लगता है उसको अगेन विस्कस होने में। सो आपका जनरली जो डाउन कर्व है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में, दैट द विस्कोसिटीज ऑफ द डाउन कर्व आर लोअर देन दैट ऑफ द अप कर्व। तो अप कर्व का जितना विस्कोसिटी रहता है डाउन कर्व का उसका विस्कोसिटी उतना नहीं रहता है, इसी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब तुरंत वो विस्कस नहीं हो जाएगा, एक लैग टाइम जो है रहेगा। दिस implies that the gel structure of the system is not reformed immediately but only after a lag time, lag time के बाद ही आपका जो चेंजेस होता है जो कि मैंने बताया। सो यू कैन सी इन द ग्राफ बेसिकली आप एक अप कर्व देख सकते हो प्लास्टिक एंड स्यूडोप्लास्टिक दोनों एक केस में, क्योंकि आपका प्लास्टिक जो है वो इमीडिएटली मूव करना स्टार्ट नहीं होता है, दैट इज़ वाई प्लास्टिक का जो कर्व है थोड़ा सा दूर पे रखा गया, दैट इज़ यील्ड वैल्यू वगैरह के लिए आपको प्लास्टिक सिस्टम जो उसको बेटर वे में समझना होगा, जो कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया है इसके प्रीवियस पार्ट्स में। सो प्लास्टिक जो है वो थोड़ा देर के बाद एंड स्यूडोप्लास्टिक स्टार्टिंग से ही मूव करता है। तो अप कर्व आप देख सकते हो अगेन जैसे शियर स्ट्रेस रिलीव किया जा रहा है आपको डाउन कर्व जो है वो नज़र आ रहा है। थिक्सोट्रॉफिक सिस्टम जो है आपका बेसिकली जो होता है दैट कंटेन्स एसिमेट्रिक पार्टिकल्स विच सेट्स अप लूज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली आपको पता है थिक्सोट्रॉफिक भी बेसिकली आपका प्लास्टिक या स्यूडोप्लास्टिक आपको पता है जैसे कि पॉलीमर्स वगैरह में होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, क्यों उसमें मोबिलिटी आपका जो मूवमेंट होता है स्यूडोप्लास्टिक वगैरह में वो अपना जो है जो कंबाइंड स्ट्रक्चर रहता है, जो बाइंडेड स्ट्रक्चर रहता है पॉलीमर का, जो वो जस्ट जब रिलैक्स स्टेट में रहता है दैट इज़ रेस्ट के स्टेट में वो मिक्सड रहता है, दैट इज़ बाइंड हुए रहता है। वही जब आप उसको मूव कराते हो तो क्या होता है पॉलीमर्स जो है अपनी चेन लाइक स्ट्रक्चर को अलाइन कर लेता है, स्ट्रेट ओपन हो जाता है, उसके अंदर जो वाटर ट्रैप्ड है वो भी ओपन हो जाता है, रिलीज हो जाता है। दस क्या होता है, दस रेस्ट के पोजीशन में थोड़ा गाढ़ा रहता है, बट जैसे आप उसमें शेक करते हो या फिर उसमें किसी तरह का मोशन लाते हो, शियर स्ट्रेस देते हो, तो वो क्या होता है दैट फ्लूइडिटी जो है उसका बढ़ जाता है, विस्कोसिटी घट जाता है, विस्कोसिटी लेस विस्कस हो जाता है। सो द स्ट्रक्चर कन्फर्म्स अ सर्टेन रिजिडिटी। जनरली क्या होता है 3 डायमेंशनल एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स में सब देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है बेसिकली एक रिजिडिटी रहता है सिस्टम में एंड जेल फॉर्म दस ये होता है स्टार्टिंग में। जैसे शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर जो है ब्रेक होने लगता है, जो कि मैंने बताया पॉलीमर्स के केस में जैसे एग्जांपल देखा स्ट्रेस आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, मटेरियल चेंजेस फ्रॉम जेल टू सॉल्व,
फिर वही आपका जब स्ट्रेस आप रिलीव कर दो, स्ट्रक्चर अगेन जो है वो रीफॉर्म होना चाहेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न होना चाहेगा एंड इनिशियल स्ट्रक्चर में वापस आएगा आफ्टर अ पर्टिकुलर लैग टाइम, एक समय लगेगा रिटर्न होने में। सो बेसिकली अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो प्लास्टिक सिस्टम आपका जो है जिसमें कि थिक्सोट्रॉफिक बिहेवियर, जनरली ज़रूरी नहीं कि हर प्लास्टिक सिस्टम या हर सीरो प्लास्टिक सिस्टम में आपको थिक्सोट्रॉफी देखने को मिले, दैट इज़ अगेन रिवर्सिबल, कहीं कहीं इरिवर्सिबल चेंजेस भी होता है जिसके बारे में बताएंगे। सो जनरली जो रिवर्सिबल चेंजेस दिखाता है थिक्सोट्रॉफिक बिहेवियर जो दिखाता है, दे आर लाइक बेंटोनाइट जेल्स या पेट्रोलैटम, एंड सीरोप्लास्टिक केस में फॉर एग्जांपल डिस्पर्सन्स ऑफ सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट्स, इसमें आपको देखने को मिलेगा। दैट इज शियर स्ट्रेस डिपेंडेंट, इनमें जो है विस्कोसिटी बढ़ना एंड घटना होता है। सो नेक्स्ट आपका बेंटोनाइट जेल की जैसे कि हम बात करें, सो बेंटोनाइट जेल जो है, जैसे कि आपका इसका जो है स्ट्रक्चर्स जो है रैंडम नेटवर्क्स ऑफ हाइड्रेटेड इलांगेटेड पार्टिकल्स इसमें रहता है। जब आप शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, अपना चेन को ओपन कर लेता है, इलांगेट हो जाता है लॉन्ग एक्सिस में, एंड दस क्या होता है, इंटर पार्टिकल्स जो लिंक है वो ब्रेक हो जाता है, नेटवर्क्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, विस्कोसिटी दस वो घट जाता है, क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, तो विस्कोसिटी जो है घट जाता है, दैट इज वो अपना चेन को ओपन कर लेता है। जैसे शियर फोर्स आप रिमूव करते हो तो ये जो अरेंजमेंट था डिस्पर्स पार्टिकल का, अगेन वो जो है अपना लेस ऑर्डर होगा, एंड देन क्या होगा, ब्राउनियन मोशन इसमें आएगा, दैट इज अगेन आपस में टकराएगा एंड जुड़ने लगेगा, एंड दस जेल नेटवर्क जो है अगेन रीफॉर्म हो जाएगा, दैट इज आपस में जुड़ जाता है आफ्टर पर्टिकुलर लैग टाइम। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका डायलेंट सिस्टम में थिक्सोट्रॉफी की अगर बात करें, तो डायलेंट सिस्टम में आपका क्या होता है, अगर आप शियर स्ट्रेस जो है बढ़ाते हो तो इससे क्या होता है, जनरली जो कि मैंने बताया ऑलरेडी कि उसमें क्या होता है, शियर स्ट्रेस बढ़ाने से विस्कोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है पर्टिकुलर कांस्टेंट टाइम में, कांस्टेंट टेम्परेचर में। सो दस क्या होता है, जब आप अगेन यहाँ पे शियर स्ट्रेस को अगर रिमूव करोगे, जो कि थिक्सोट्रॉफिक बिहेवियर है, शियर स्ट्रेस रिमूव करोगे तो अगेन विस्कोसिटी घट जाएगा आफ्टर पर्टिकुलर लैग टाइम, तुरंत नहीं कि तुरंत जो है वो लेस विस्कस फॉर्म में आ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा एंड देन वो रिटर्न हो जाएगा। ये फेनोमेना थिक्सोट्रॉफी डायलेंट सिस्टम का शो करता है, एंड इसको कहते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉल्ट टू जेल, बिकॉज ये पहले सॉल्ट दैट इज लेस विस्कस था, देन जेल ज़्यादा विस्कस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ स्ट्रेस अप्लाई करने पर, अगेन जब आप स्ट्रेस रिलीव करते हो तो वो जेल से अगेन सॉल्ट अपने ओरिजिनल सॉल्ट फॉर्म में आ जाता है, दस इसको कहते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉल्ट टू जेल। डायलेंट है सॉल्ट टू जेल एंड प्लास्टिक एंड सीरोप्लास्टिक है जेल टू सॉल्ट। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका ये ग्राफ है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है किस तरह से अप कर्व आपका जा रहा है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि विस्कोसिटी जो है वो बढ़ रहा है, देन डाउन कर्व विस्कोसिटी अगेन लेस हो रहा है। सो एग्जाम्पल्स जो डायलेंट सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह के थिक्सोट्रॉफिक डायलेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, दे आर लाइक क्विक सैंड्स। सो नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द रिवर्सिबल एंड negative reversible as well as negative thixotrophy. Actually there is a misprint. So before that, today's IQ fact. So today's IQ fact is about snails. So do you know snails takes the longest nap, that is up to 3 years? Yes, snails need moisture to survive, so if the weather is not cooperating they can actually sleep up to 3 years. It has been reported that depending on geography, snails can shift into hibernation or estivation, helps to escape warm climate. During this time the snail will secrete mucus over their bodies to protect themselves from the dry hot weather, and when the weather is just right, snails do tend to form a regular sleep schedule. Yes, 3 साल तक लगभग ये सो सकते हैं अगर स्नेल्स कोई ऐसे क्लाइमेटिक जोन में जाकर के अगर रहते हैं जहाँ की आपका काफ़ी लंबे समय तक विंटर चलता है या फिर समर काफ़ी दिन तक चलता है, तो जनरली आपका जो है अगर मॉइस्ट फ्री आपका जो है वेदर रहा तो अपने मॉइस्चर्स के बिना ये एक्चुअली सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये मॉइस्ट फ्री अगर वेदर रहा तो ये जो है अपनी बॉडी को शांत कर लेते हैं, डेड लाइक अपने आप को शांत कर लेते हैं, हाइबरनेशन जिस स्टेट को कह सकते हैं। सो वैसा हो जाते हैं एंड दस क्या होते हैं वो अपने सेल के अंदर ही रहकर एक लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं, 3 साल तक भी सो सकते हैं अगर वेदर कंडीशन परफेक्ट नहीं रहा, जिसके दौरान वो क्या करते हैं म्यूकस सीक्रेट करते हैं खुद को मॉइस्ट रखने के लिए। वही जब आपका जो है
राइट वेदर मिले, देन अगेन वो नॉर्मल अपना नॉर्मल स्लीप रूटीन एक अलग है। ये एक्चुअली हाइबरनेशन है जो जनरली नींद की तरह लगता है, जो कि 3 साल तक बेसिकली आपका चलता है। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका इरिवर्सिबल, एक्चुअली इट्स इरिवर्सिबल एंड नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी, देयर इज जस्ट अ मिस्टेक। सो एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द इरिवर्सिबल थिक्सोट्रॉफी। जैसे कि मैंने बताया, अभी तक मैंने जो बताया वो रिवर्सिबल बिहेवियर्स था। किसी किसी में आपका इरिवर्सिबल बिहेवियर्स होता है, लाइक जहाँ पर आपका चेंजेस जो है वो परमानेंट हो जाता है। सो इरिवर्सिबल थिक्सोट्रॉफिक बिहेवियर किसको कहेंगे? थिक्सोट्रॉफी मीन्स ये आपका बढ़ेगा भी घटेगा भी, बट एक पॉइंट पे आकर के जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो लेट्स नो इट इन डिटेल्स। द इफेक्ट इज सिमिलर टू थिक्सोट्रॉफी। एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे शियर स्ट्रेस आप अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका स्यूडोप्लास्टिक, प्लास्टिक में मैंने बताया शियर स्ट्रेस अप्लाई करने से क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो रहे हैं विद इन द सिस्टम, बट द स्ट्रक्चर डज नॉट रीफॉर्म ऑन रिमूवल ऑफ शियर स्ट्रेस। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, दैट इज ये जाकर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपका चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल, मतलब वापस वो ठीक नहीं हो सकता। आपने शियर स्ट्रेस दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, वो जो है फ्लूइडिटी उसका बढ़ गया, विस्कोसिटी जो है वो लेस हो गया, बट अब आप शियर स्ट्रेस रिमूव कर दोगे, वो वापस से जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता। दैट इज़ वो ब्रेक जो होता है बॉन्ड्स का वो परमानेंट हो जाता है। सो या फिर आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से द लैग टाइम इज़ सो लॉन्ग, लैग टाइम इतना ज़्यादा ही लंबा होता है कि आपको उसको इरिवर्सिबली कंसिडर करना होता है, बिकॉज वो लैग टाइम काफ़ी लंबा चलता है। दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा लेता है। प्रैक्टिकली आप उसको मेज़र नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वक्त लगेगा जिसमें वो रिटर्न आए। सो उसको प्रैक्टिकली हम कंसिडर करते हैं कि वो इरिवर्सिबल सिस्टम है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकता है इन जेल्स which is produced by high molecular weight polysaccharide, जहाँ पर हाई molecular weight वाले पॉलीमर्स या पॉलीसेक्राइड्स को लेकर आप जेल फॉर्म कर रहे हो, वहाँ जनरली ऐसा होता है, एक बार ब्रेक हो गया शियर स्ट्रेस अप्लाई करने से तो वो अगेन रीफॉर्म नहीं होता है। सो बिकॉज वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड्स भी होते हैं हाई मॉलिकुलर वेट्स वाले में। तो जनरली क्या होता है, एक प्राइमरी बॉन्ड भी है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो ठीक है, चलो जुड़ गया, एक स्टेप है। तो अगर वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड्स है, लाइक सेकेंडरी बॉन्ड्स भी है, तो उन सबका जुड़ना जो है पॉसिबल नहीं होता है। सो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हाई शियर स्ट्रेस, तो आपका 3D स्ट्रक्चर जो है पॉलीसेक्राइड का जो है इट इज़ रिड्यूस टू 2 डायमेंशन। पहले वो 3D से 2D में होगा एंड देन आपका जो है टू अ 2 डायमेंशन वन, एंड द ओरिजिनल जेल स्ट्रक्चर इज नेवर रिकवर्ड। वो आपका 3D से 2D स्ट्रक्चर्स में हो जाता है, बिकॉज वहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ आपके बॉन्ड्स हैं एंड वो फिर आपका जो है अगेन रिफॉर्म नहीं हो पाता। सो जनरली नाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी। सो इरिवर्सिबल्स आप लोगों को समझ में आया। नाउ नेगेटिव, नेगेटिव आप डायलेंट की तरह भी समझ सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ डायलेंट सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सो नेगेटिव जैसे कि मैग्नीशिया मैग्मा में आपको देखने को मिल सकता है। सो शेक करने पर ये आपका क्या होगा, शेक करने पर ये आपका जेल आपका जो है जेल की तरह गाढ़ा हो जाएगा। मीन्स जैसे कि डायलेंट में आपने सुना है, डायलेंट में क्या होता है, शेक करने से दैट इज शियर स्ट्रेस अप्लाई करने से वो गाढ़ा हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही होता है, बट ये डायलेंट सिस्टम नहीं है, नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी है। वाई, इसे भी मैं बताऊँगी। सो सिस्टम में क्या होता है, शेक करने से या शियर स्ट्रेस अप्लाई करने से ये जेल बन जाता है एंड आपका जो है जब ये आपका कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ वहाँ पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं रहे, तो वो आपका नॉर्मली फ्लूइडिटी इसका कम रहता है एंड ये इजीली पोरेबल होता है। दैट इज़ ये नॉर्मल स्टेट में पोरेबल होता है, बट आपका शेक करने से या फिर स्ट्रेस देने से ये आपका जेल फॉर्म हो जाता है। दैट इज़ नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी, जैसे कि आपका प्लास्टिक या सूडोप्लास्टिक में होता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। सो जनरली क्या होता है, एंटी थिक्सोट्रॉफी या नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी आपका कंसिस्टेंसी जो है इंक्रीज कंसिस्टेंसी आपको डाउन कर्व में दिखा, जो कि आपने ग्राफ में भी देखा। सो दैट इज़ कंसिस्टेंसी इंक्रीज होना मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज होना। जब आप डाउन कर्व यानी कि जब आप स्ट्रेस को कम करते हो शियर स्ट्रेस, तब जो है उसका कंसिस्टेंसी बढ़ जाता है या विस्कोसिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम मैग्मा में आपका है, जहाँ पर आपका फ्लो जो है रेजिस्ट होता है। जैसे जैसे आप जो है शियर स्ट्रेस और ज़्यादा देते रहते हो, रेस्ट के कंपैरिजन में शियर स्ट्रेस देने पर उसका जो है आपका विस्कोसिटी बढ़ता है, दैट इज़ रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है आपका बढ़ जाता है। इस रियोग्राम में डाउन कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ ऑफ द अप कर्व। व्हेन मैग्नीशिया मैग्मा जो है इज शेयर्ड अल्टरनेटिवली विथ इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग रेट ऑफ शियर, द मैग्मा
थिकन। सो जनरली क्या होता है, इस तरह से अगर आप बार बार उसका जो शियर स्ट्रेस है उसको बढ़ाओगे घटाओगे, इस तरह से आपका जो है बार बार मतलब रेट ऑफ शियर बढ़ेगा, इस तरह से क्या होता है मैग्मा एक्चुअली थिक हो जाता है. So as this cycles continues, the extension of increase in the thickening reduces gradually and finally reaches equilibrium state. So basically यहाँ पे बात किया जा रहा है, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताया दैट इज इक्विलिब्रियम में वो पोरेबल होता है. अगर आप बार बार, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव थिक्सोट्रॉफिक बिहेवियर होता है, डायलेंट सिस्टम की तरह स्ट्रेस दोगे गाढ़ा होगा, फिर रिलीव करोगे पतला होगा, स्ट्रेस दोगे गाढ़ा होगा, फिर रिलीज करोगे वो अपना जो है थिन हो जाएगा. ये बार बार अगर आप इस तरह से इसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, फाइनली आपका मैग्मा जो है इस तरह से थिकन होने लगेगा. एंड देन मीन्स ये इस तरह से मैग्मा आपका थिकन होता है. एंड ये साइकिल को कंटिन्यू रखने से आपका एक्सटेंशन ऑफ इंक्रीज इन द थिकनिंग, जो आपका गाढ़ापन है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक आ जाएगा. दैट इज़ जितना गाढ़ा होना है वो उतना तक ही होगा. उसके बाद आप कितना भी उसको कर लो फिर उसमें और चेंजेस नहीं आ रहा. मतलब एक फिक्स्ड एक इक्विलिब्रियम स्टेट रहता है जब तक उसको गाढ़ा आप करोगे. उसके बाद आप जो है देयर विल बी नो मोर चेंजेस इन द कंसिस्टेंसी. उसके बाद आपका जो है फर्दर साइकिल्स के बाद नहीं चेंजेस होगा. तो ये कुछ आपके सिस्टम्स में देखने को मिलता है जहाँ पर नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी जो है वो क्या होता है, जो मैंने बताया डायलेंट फ्लो की तरह बढ़ जाना, गाढ़ापन बढ़ जाना. बट ये कांस्टेंट लेवल तक रहता है. दैट इज सर्टेन टाइम्स तक ये गाढ़ा होगा, थिन होगा, गाढ़ा होगा, एक फिक्स टाइम तक. उसके बाद जो है एक फिक्स्ड कंसिस्टेंसी, फिक्स गाढ़ापन आ जाने के बाद उसमें कोई चेंजेस फर्दर नहीं होगा. इस तरह के बिहेवियर्स जो है आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक ही आपको देखने को मिलता है. सो बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज बेसिकली आपका यहाँ मैकेनिज्म क्या है. रेस्टिंग स्टेट में आपका जो है सिस्टम जो है बेसिकली आपका ये सिस्टम कब देखने को मिलता है, ये आपका प्लास्टिक या स्यूडो प्लास्टिक, जनरली प्लास्टिक आप कह सकते हो बिकॉज प्लास्टिक सिस्टम क्या होता है जहाँ पे फ्लॉक्स होता है, यहाँ पर भी फ्लॉक्स होता है. ये आपके डायलेंट सिस्टम की तरह नहीं है. डायलेंट सिस्टम में डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम होना चाहिए, प्लास्टिक में फ्लॉकुलेटेड सिस्टम. यहाँ भी फ्लॉकुलेटेड सिस्टम ही आपका रहता है. बट क्यों ये डायलेंट की तरह फ्लॉकुलेटेड होते हुए भी क्यों डायलेंट की तरह बिहेव करता है, रीज़न क्या है, ये आपका वैसा सिस्टम में होता है जहाँ पे आपका इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी रहे साथ साथ फ्लॉक्स भी रहे. मतलब यहाँ पे कुछ डीफ्लॉकुलेटेड कुछ फ्लॉकुलेटेड है. दस ये आपका जो है इस तरह का बिहेवियर डायलेंट लाइक बिहेवियर शो कर रहा है. सो बेसिकली क्या होता है दैट इज़ जब आपका प्रोडक्ट जो है जब आप उसको सीयर करते हो, दैट इज़ सीयर स्ट्रेस देते हो, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है या स्मॉल फ्लॉक्स है वो आपस में जो टकराते हैं. टकराने के बाद क्या होता है आपका जो है इनमें बॉन्डिंग बढ़ने लगता है. मतलब यहाँ कोलिजन होता है, तो कोलिजन होने से जो स्मॉल फ्लॉक्स है वो भी आपके लार्ज फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बेसिकली आपका प्लास्टिक में नहीं था. प्लास्टिक में फ्लॉक्स थे, वो फ्लॉक्स आपके जो है ब्रेक हो जा रहे थे. बट यहाँ पे क्या होता है स्मॉल फ्लॉक्स है कुछ इंडिविजुअल से, ये क्या करता है इन सिस्टम में वो फ्लॉक्स और ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जो कि प्लास्टिक में जनरली होता था. बट ये कुछ यूनिक सिस्टम्स है जो कि प्लास्टिक सिस्टम जैसे फ्लॉक्स रहे, डी फ्लॉक्स भी कुछ रहे, ये आपस में जुड़कर फ्लॉक्स हो जाएंगे. एंड देन आपका जो है ये आपका जेल फॉर्म ले लेगा. हाउएवर द सिस्टम एग्जिबिट सॉल्व फॉर्म एट इक्विलिब्रियम, मीन्स एक इक्विलिब्रियम के बाद ये सॉल्व फॉर्म ही रहता है. दैट इज़ जितना सफिशिएंट गाढ़ा होना है वो होगा. उसके बाद जो है आप स्ट्रेस दो ना दो, मतलब बढ़ाओ घटाओ, फिर उसमें कुछ नहीं आ रहा है, वो एक समान जितना विस्कोसिटी होना है हो जाएगा. एंड देन वो विस्कोसिटी उसका मेंटेन रहेगा. व्हेन द प्रोडक्ट इज़ अलाउड टू रेस्ट, जनरली जब आपका प्रोडक्ट जो है रेस्ट करने दोगे, मीन्स एक नॉर्मल स्टेट में बता रहे हैं, दैट इज साइकिल रिपीट इक्विलिब्रियम से पहले. इसमें जैसे कि डायलेंट में होता है जब आप स्ट्रेस नहीं दोगे, रेस्ट में रखोगे, फ्लॉक्स जो है ब्रेक हो जाएगा ओरिजिनल स्टेट में. दैट इज़ कुछ डीफ्लॉकुलेटेड कुछ स्मॉल फ्लॉक्स, एंड दस वो लेस विस्कस हो जाता है. बट वही आप जब बढ़ाते हो तो वो आपका सारा का सारा जुड़कर विस्कस हो जाता है. बट यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट देखने को मिलता है. दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीट करने के बाद एक थिकनेस बरकरार हो जाता है जो कि आपका विस्कोसिटी कांस्टेंट कर देता है. आप चाहे स्ट्रेस दो ना दो, वो आपका जो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो एनीवेज नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी जो है शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो कि मैंने बताया शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद डायलेंसी. डायलेंट सिस्टम जो है डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम में होता है, प्लस वहाँ पर जो है सॉलिड्स का वॉल्यूम 50% से ज़्यादा होना चाहिए. जैसे सस्पेंशंस वगैरह है जहाँ पर आपका सस्पेंशन में बहुत सारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहे, 50% से ज़्यादा. वेराज नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी फ्लॉकुलेटेड सिस्टम्स इसमें है. साथ ही साथ आपका जो है सॉलिड्स का कंसनट्रेशन लो होता है, जनरली 1 से 10%, उसी में आपको देखने को मिलता है. तो ये डिफरेंट है डायलेंट सिस्टम से. एनीवेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट है.
जस्ट एक फाइनल आपका फ्लो रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट लाइक रिप्रेजेंटेशन बेसिकली समझने के लिए नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी को, दैट इज रेस्ट के कंडीशन में, स्टोरेज के कंडीशन में। इसमें क्या हो रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है वो लार्ज फ्लॉक्स है, लार्ज नंबर्स में आपके इंडिविजुअल पार्टिकल दैट इज डीफ्लॉकुलेटेड भी है, कुछ स्मॉल फ्लॉक्स भी है जो कि लो विस्कोसिटी को नॉर्मली आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी विस्कोसिटी वो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ये लेस है, बिकॉज स्ट्रेस दे रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स कोलिजन कर रहा है, लार्ज फ्लॉक्स फॉर्म कर रहा है एंड ये आपका कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दे रहा है। सो नेक्स्ट आपका अगेन जब आप स्ट्रेस को रिलीज करते हो, फ्लॉक्स अगेन ब्रेक होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स में छोटे छोटे फ्लॉक्स भी बन जाएंगे एंड देन अगेन आपका कंसिस्टेंसी लो हो जाएगा, अगेन लेस विस्कोसिटी हो जाएगा। यही चेंजेस इसमें आते हैं जब आप साइकिल्स को रिपीट करते हो। सो एनीवेज आपका जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वेरियस विस्कोमीटर्स। फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। होप दैट you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.